वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो केबल्स एंड वायर स्पेस में अभी तो सिर्फ पहली कंपनी का ही रिजल्ट आया है, केई इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है। तो केबल्स एंड वायर स्पेस में हम लोग इस चैनल पे ये पहले बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ कि केबल्स एंड वायर स्पेस में चल क्या रहा है एक्चुअली में। तो जैसे आप केबल्स एंड वायर्स होते क्या हैं, केबल्स एंड वायर्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कैरियर्स होता है ना। तो आप देखेंगे जितना भी अभी हमारे कंट्री में या फिर इन जनरल जो वर्ल्ड है उसमें जो डिमांड सिनेरियो चल रहा है, मतलब अगर आप मेजर चीजें हम देखें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे चल रही है, तो एक तो आपको पूरा पता है कि बोथ ऑन द डोमेस्टिक साइड जो आपकी पूरी एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है ना। जो सोलर प्लांट्स लग रहे हैं या फिर जो आपकी बैटरीज लग रहा है। दूसरा जो चीज चल रहा है वो अभी आपका डेटा सेंटर्स वाली चीजें चल रही हैं जो कि एआई ड्रिवन लोड होते हैं। जो कहीं पे भी आपका 200 300 मेगावाट इस तरह के जो बल्क लोड्स होंगे तो वो डेटा सेंटर के लोड्स हैं। तो अगेन वहां पे भी आपको एक लार्ज चंक ऑफ केबल्स एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट है। तीसरा अगर मैं बोलूँ ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, तो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई, ये जो आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए या फिर जो भी चीजें बन रही है हमारे आसपास मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, तो सब जगह में तो आपको वायरिंग ट्रेस लगेंगे, केबल्स लगेगा, है ना। एक वहां से थीम हो गया। और फाइनली जो हमारे रियल एस्टेट्स होते हैं, तो सभी रियल एस्टेट कंपनीज में भी आपका जो केबलिंग वगैरह वायर होता है वो उसके बनने के बाद बात होता है। तो एक वहां से थीम है। तो ये तीन चार जो ड्राइवर हैं, इसमें से भी जो मेजर जो ड्राइवर है अभी के लिए वो आपका आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो पूरा थीम है, और आप जो आपके डेटा सेंटर लोड्स है उसके कारण हो रहा है। और सिर्फ ये चीज इंडिया में ही प्ले आउट नहीं हो रही है, ये आपकी इंटरनेशनल अरेना में भी प्ले आउट हो रही है। कैसे हमको पता चलता है ये? आप अगर रिन्यूएबल चीजें देखेंगे तो जो यूएस का जो पूरा इकोसिस्टम है वहां पे वो लोग अपने सब स्टेशन को अपग्रेड कर रहे हैं ना। ये आपको वाड़ी एनर्जी वाले वीडियोस वगैरह में भी मिल जाएगा। तो आपको वहां से मालूम चलेगा कि वो सारे कंपनीज भी अपने प्लांट्स को यूएस में लगा रहे हैं, जैसे प्रीमियर एनर्जी भी आई थिंक लगा रहे हैं, है ना। तो इनसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि केबल्स एंड वायर स्पेस में ये एक तरह का आपके लिए एक एंसिलरी प्ले हो जाता है। जिससे आप अगर आपको आप रिन्यूएबल कंपनीज हो गए या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसमें अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो आप इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो। और ये इनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ओनली थिंग इज यहाँ पे क्या होता है ना, सिंस जो इसकी कॉमोडिटी मतलब जो इसके रॉ मटेरियल होते हैं वो आपके जनरली एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स होती है। तो ये जो सिंस ये कॉमोडिटी है तो इनकी जो प्राइसेस होती है वो आपका प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। तो इसीलिए इन कंपनीज को है ना दो चीजें हैं। एक तो वैसी कंपनी अच्छी हो जाती है जो अपने इन्वेंट्री होती है उसको कवर करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं कहने का मतलब उसको हेज करके रखते हैं ताकि जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज को नहीं आए। दूसरा, जब ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं बोथ जो आपके बी टू बी सेगमेंट में या फिर जो बी टू सी सेगमेंट होता है वहां पे, जब मतलब पहले बी टू सी सेगमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे अगर कंपनीज अपने प्राइस को पास ऑन कर सकती है अपने कस्टमर्स को, है ना, तो उससे ये कंपनीज को मार्जिन प्रोडक्ट हो जाएंगे। और दूसरा, अगर जो बी टू बी कंपनी है तो उसके लिए इनको इन्वेंटरी रखना पड़ेगा केबल्स एंड वायर्स का, मतलब एल्यूमिनियम का हो गया या फिर कॉपर का हो गया। तो अगर उसको भी ये लोग प्रोडक्ट कर पाते हैं, उसको हेज कर पाते हैं, तो वहां से भी, और अगर उसमें प्राइस इंक्रीमेंट वाला क्लॉज लगा पाते हैं वो कंपनीज, तो उनको वहां से भी फायदा हो जाता है। तो ऐसी कंपनीज यहाँ पे अट्रैक्टिव बेट बन जाती है। और जो अपने मतलब ऐसी कंपनी जो होगी वो अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट रख पाएगा, है ना। तो कई कई आई इज एन एग्जांपल कि जो इन सभी पैरामीटर्स पे खड़ी करती है। तो इसलिए ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है स्टडी करने के लिए। तो एक तरह से ये हमें आउटलुक दे देता है ये केई आई एंड एज वेल एज पॉलीकैब कि किस तरह का इंडस्ट्री में डिमांड सिनेरियो चल रहा है। तो ये तो पूरा इंडस्ट्री के बारे में हो गया। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे ना केबल्स एंड वायर स्पेस में जो आपकी डिमांड ग्रोथ है, दिस इज अनदर इंडस्ट्री जो आपकी डबल डिजिट पे ग्रो कर रही है इंडिया में, है ना। सो अगेन अ गुड इंडस्ट्री टू कीप एन आई ऑन। इसके अलावा अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर मैं अभी आपको पिछले कुछ समय में इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा ना, तो जो जैसे आपने देखा कि हम कुछ अपनी कम्युनिटी वाली वीडियो है जहाँ पे संभव स्टील को डिस्कस करते हैं, तो हमने वहां पे देखा कि स्टील के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कर रहे थे। सिमिलरली आपके जो एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस हैं इनमें भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था। तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक कुछ इनके जो मार्जिन वगैरह थे, कुछ कंपनीज के मार्जिन वगैरह में प्रेशर था। तो उसके कारण भी इन कंपनीज के नंबर्स थोड़े से खराब आ रहे थे। ऑल्दो जो बड़ी कंपनी है उनके नंबर्स टॉप लाइन में तो कभी खराब ही नहीं आए थे। तो ये तो हो गया इंडस्ट्री वाले आउटलुक। तो वहां पे अगर आप पूरा ओवरऑल सेक्टर देखेंगे ना, सिंस कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है और डिमांड ग्रोथ तो है ही, तो उसके कारण इन कंपनीज के जो मार्जिन है वो अगेन अच्छे दिखते हैं हमें, है ना। तो ये अगेन दूसरा सेगमेंट हो गया। तो अब हम लोग ये दोनों चीज हो गए। अब अब मैं आता हूँ आपके कई इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आप देखेंगे ना अलग अलग टाइप्स के केबल्स एंड वायर्स बनाता है। इसमें आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स वायर्स हो गए, फिर आपके लो वोल्टेज वाले भी बनाता है। फिर इसमें एक और सेगमेंट है इनका स्टेनलेस स्टील वाला वायर्स। तो आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील वायर्स जो होते हैं वो मोर प्रिसीजन वाले कामों के लिए यूज होते हैं। तो उसकी भी डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है। तो वो इस कंपनी के लिए एक नीच प्रोडक्ट टाइप का हो गया। इसके अलावा ये कंपनी कुछ ईपीसी सेगमेंट में भी है, बट वहां पे ये लोग उतना, सिंस वो एक लो मार्जिन बिजनेस होता है,
वहाँ पे इतना ये लोग बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जनरली कहते हैं कि हम अराउंड 400 से 500 करोड़ के आसपास का ईयरली रेवेन्यू करेंगे। बट ऑल्दो अगर आप इनके नंबर्स पे देखोगे ना, तो वो उससे भी कम ही आता है। तो वो बिजनेस को ये लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या फिर उसमें एक्सपांड नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब अगर मैं इनका रेवेन्यू स्प्लिट देख बताऊँ आपको, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू सेगमेंट है ना, तो मेजर चंक तो आपका केबल्स एंड वायर से ही है, वो अराउंड आपका 80 से 90% आता है। अब उसके अंदर आपका बोथ जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हो गया, जो कि आपका B2B को कवर करता है, और जो आपका अगेन जो रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के वाया होता है, जो कि आपकी रिटेल सेगमेंट के लिए होता है, वो आपका अराउंड वो वाला क्लाइंट है। तो और तो तीसरा सेगमेंट है वो आपका ईपीसी वाला सेगमेंट है। इसके अलावा अगेन केबल्स एंड वायर्स में ये लोग कुछ सेगमेंट्स एक्सपोर्ट पे भी फोकस रखते हैं। तो एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट हो गया, एक्सपोर्ट ये लोग कहाँ पे करते हैं, है ना? तो ये जनरली जो इनका टारगेट एरिया है वो मिडिल ईस्ट के आसपास है, ठीक है? मिडिल ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। मिडिल ईस्ट में ये लोग सब कंट्रीज, कुवैत हो गए, कतर हो गए, इन कंट्रीज पे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूएस में भी एक्सपोर्ट होता है, बट यूएस में अभी उतना लार्ज चंक नहीं है। और यूएस को ये लोग अगेन वेट एंड वॉच वाले मोड में है, क्योंकि वहां पे तो पूरा टैरिफ की अनसर्टेनिटी चल रही है। तो ये इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट हो गया। अब मैं इस क्वार्टर पे आता हूँ। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे ना, तो सिंस अभी जो इनकी कैपेसिटी कैपेक्स मतलब कैपेसिटी है, जो इनका सिलवासा आई थिंक गुजरात में प्लांट है, तो वहां पे आप देखेंगे ना, तो इनकी जो कैपेसिटीज है वो अराउंड 80% के आसपास ही चल रही है। तो मतलब अभी इनका नया प्लांट आने वाला है केपेक्स का, सालन वाला प्लांट। तो उस पर हम आते हैं। बट जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट पीक कर रखी है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। ऑल्दो कुछ आई थिंक 7-10% का मार्जिन है, जो आई थिंक FY 27 में यूटिलाइज होगा। तो सिंस आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है ना, और तो आपने कैपेसिटी से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ केबल्स एंड वायर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसको कंपनीज क्या करती है, अपनी ज्योग्राफी को चूज कर लेती है कि भाई मैं डोमेस्टिक में उसको यूज करूँ या एक्सपोर्ट के लिए यूज करूँ, है ना? तो उससे क्या होता है, कंपनी अपने बेटर मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है ना? बिकॉज देयर फोकस इज टू यूटिलाइज द कैपेसिटी। कैपेसिटी तो मेरी मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई, तो वहां पे मैं एटलीस्ट मार्जिन तो बेटर ले लूँ। तो इसीलिए, और दूसरी बात क्या है ना, ये लोग जैसे जैसे अभी इनकी नई प्लांट आएगी सालन वाली, ठीक है, वो अराउंड आई थिंक उससे टॉप पीक रेवेन्यू जो है उसका अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास आएगा, है ना? फेज 1 में उसका आई थिंक 50% आने वाला है, जो कि 5,000 करोड़ के आसपास होगा, है ना? तो अब वो नए प्लांट ला रहे हैं, तो उस नए प्लांट के लिए तो आपको नई नई ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, नए नए मार्केट्स को कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने कुछ नए मार्केट्स में गए। तो उन मार्केट में अगर मान लीजिए मैंने अपने क्लाइंट से बात की और अगर मैं उनको सप्लाई नहीं करूंगा, तो वो तो क्लाइंट तो किसी और थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो इसीलिए ये कंपनी उन क्लाइंट्स को सर्व करना था इनको, मतलब वो प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि आने वाला जो कैपेसिटी है उसकी भी उसको भी मुझे सर्व करना है उन क्लाइंट्स को। तो दैट्स वाई ये लोग एक्सपोर्ट सेगमेंट में गए। तो अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे ना, तो इनका एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है उसमें काफी ज्यादा इनको ग्रोथ दिखती है। और इसके अलावा अब मैं आता हूँ मार्जिन प्रोफाइल पे। तो मार्जिन आप देखोगे ना, तो जनरली जो B2C सेगमेंट होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, आई थिंक 0.5% के आसपास ज्यादा है। और जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसमें भी हल्का ज्यादा रहता है, तो वही 0.5% के आसपास है। तो अगर आप ओवरऑल ऑन कंपनी बेसिस देखोगे, इस कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है, जैसे इस क्वार्टर में आई थिंक 11% के भी ऊपर आया है। बट जो ये लोग अपना गाइडेंस देते हैं वो अराउंड 10.5 से 11% के आसपास देते हैं, है ना? तो ये वाली बात होगी मार्जिन प्रोफाइल पे। तो यहाँ से अभी इमीडिएटली तो मार्जिन प्रोफाइल हमें इंप्रूव होता हुआ नहीं दिखता है इस पर्टिकुलर ईयर में। फिर जब सानंद वाली प्लांट आएगा और उस पर धीरे धीरे उसका रैंप अप होगा, है ना? तो रैंप अप होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसके ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेंगे, बट अगेन वो इन परसेंटेज टर्म्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो वहां से ओवरऑल आई थिंक इनका 0.5 या 1% के आसपास मार्जिन बढ़ेगा। तो वहां से देर इज हाई चांस कि वो 12% के आसपास मार्जिन चला जाए। बट अगेन वो आई थिंक होने में पूरा 1 साल से ऊपर लग सकता है, या इवन उससे भी ज्यादा। तो ये तो मार्जिन प्रोफाइल पे हो गया इनकी बात। अब मैं इनकी फाइनेंशियल चीज़ों पे आता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे ना, क्वार्टर वन पे आई थिंक इनका ग्रोथ ज़्यादा आया था, आई थिंक 25% के ऊपर आया था। और इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो इनका अराउंड वही मतलब कितना ग्रोथ आया है। तो अगर हम इस क्वार्टर में देखें, तो इस क्वार्टर में इनका अराउंड 19.38% का ग्रोथ आया है, जो कि अगेन खराब नहीं है। और प्लस ये इनके गाइडेंस से भी मैच करता है। और इवन हम जैसे ये लोग अभी जो गाइडेंस देते हैं, पहले से इंक्रीज किया है ऑफकोर्स, वो अराउंड इसको बढ़ा के आपका 18 से 20% पे किया है ना? तो वहां से भी हमें दिख रहा है कि गाइडेंस को तो मीट ही कर रहा है। तो ये कहना कि इनके नंबर्स खराब आए हैं या मार्केट डिसअपॉइंटेड है, तो वो तो सही सेगमेंट, सही चीजें नहीं है, ठीक है? तो इनका जो गाइडेंस है वो इन लाइन विद, इनका जो नंबर्स है वो इन लाइन विद गाइडेंस है। और सिंस अभी इनको मार्जिन पर इंप्रूवमेंट मिल रहा है, बिकॉज इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट सेगमेंट भी बढ़ा है, तो आपको मार्जिन पे और अच्छा बूस्ट दिखता है। तो उसके कारण जो इनका EBITDA है और जो पैट लेवल पे ग्रोथ है वो आपके 30% के ऊपर आई है। तो ये है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो इनका मेजर चंक आपका डोमेस्टिक सेगमेंट से आता है 90% के आस 19% नहीं, जो बेसिकली केबल्स एंड वायर्स है वो 90% 90% पे है। और ये लोग जो अपना एक्सपोर्ट सेगमेंट है, इसको कहते हैं कि आगे जाके हम लोग अराउंड इसको अपना 18-20% के बीच में रखेंगे। तो एक्सपोर्ट पे वो ग्रोथ की टारगेट हो गई। तो ये है। और ये जो इनका अभी केबल्स एंड वायर्स वाला जो इनका डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है, जिससे ये लोग अपने B2B सेगमेंट को सर्व करते हैं, तो उस पर भी ठीक ठाक ही ग्रोथ है। और ओवरऑल अगर आप सिर्फ केबल्स एंड वायर्स को देखोगे ना,
तो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, स्पेशली ऑन द केबल्स एंड वायर, जिस पे मैं आपको ईपीसी हटा देता हूँ, तो उस पर अराउंड 22% की ग्रोथ है। तो अगेन वो आपको काफी अच्छा दिखाता है कि कितनी इस सेक्टर में डिमांड चल रही है। तो ये इनका हो गया इंस्टीट्यूशन वाला, ईपीसी सेगमेंट वाला। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी तो और इनका प्रोडक्ट सेगमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग टाइप के वायर्स वगैरह बेचते हैं ये लोग। सो अभी जैसे अब आता हूँ मैं इनकी केपक्स प्लान्स पे। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि सामान वाली फैसिलिटी इनकी आने वाली है, तो वो पहले आई थिंक सितंबर में आने की बात थी। तो अभी कॉन कॉल में इन्होंने कहा है कि वो 3-4 महीने का डिले है, तो वो नवंबर में आने वाला है। ठीक है, तो जब वो नवंबर में आएगा तो वो फेज 1 आ रहा है उसका, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल जो केपक्स रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है, उससे थोड़ा कम ही है आई थिंक। तो वो देखेंगे ना, तो उसका एक मेजर चंक जो केपेक्स है वो आपका क्वार्टर वन में यूज हो गया है, मतलब 700-800 करोड़ वहाँ पे यूज कर लिए हैं। तो अगर अभी आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, तो लास्ट ईयर आई थिंक वो 900 करोड़ के आसपास इनका एक्स्ट्रा फंड बचा हुआ था, जो कि इन्होंने क्यूआईपी से रेज किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसमें से भी आई थिंक 150 करोड़ रुपीज यूज हो गए हैं। तो जो बचा, और ये लोग केपेक्स यूटिलाइजेशन के लिए उस पैसे का यूज करते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है वो आई थिंक FY 2027 में यूज करेंगे, मतलब 600-700 करोड़ रुपीज अभी बचे हैं, दैट विल बी यूज इन FY 2027 फॉर द फर्दर एक्सपांशन ऑफ दिस सानंद फैसिलिटी, मतलब उसका फेज 2 भी तो आना है। तो वो है, और मेजर जो ये जो प्लांट है ना, इससे ये लोग आपके बोथ डोमेस्टिक को भी सर्व करेंगे, और एक जो लार्ज चंक है वो आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी जाएगा। और अगेन इस प्लांट से ये लोग है ना, आपका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उनको बनाने की फोकस कर रहे हैं। तो अगेन दैट इज अ हाई मार्जिन बिजनेस होता है, तो वहां से भी फायदा है इस कंपनी को। और अगर मैं इनके ऑर्डर बुक में बात करूँ, तो ऑर्डर बुक अभी इस क्वार्टर में इनका अराउंड 3800 करोड़ के आसपास है। आई थिंक क्वार्टर वन में ऑर्डर बुक थोड़ा ज्यादा था इनका, बट अगेन यहाँ पे ये लोग ज्यादा ऑर्डर बुक लेने का इनको कोई मतलब नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी तो इनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो दैट इज द थिंग। और अगर इसके अलावा जैसे बोलेंगे ना, जब एड्स वगैरह पे ये लोग कितना फोकस करते हैं, वो अराउंड 0.5 से 1% के बीच में रहता है। और इसके अलावा अपने कुछ जो प्लांट्स वगैरह है उसके साथ वो लोग कुछ सोलर सोलर पैनल्स वगैरह भी लगवाते हैं। तो उसी कारण जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट होते हैं, वो भी इनके कम हो रहे हैं। दैट इज द थिंग। और इसके अलावा तो जो जो इनका नया प्लांट है ना, उससे इनको कुछ मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि एक तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा वो पोर्ट्स वगैरह से पास है, तो उससे इनको एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी फायदा होगा। सो ये सारी चीजें थी इस बिजनेस के बारे में। अच्छा नंबर है, डोमेस्टिक सेगमेंट में थोड़ा इन्होंने कम किया है, बट अगेन वहाँ उसको उन लोगों ने कंपनसेट किया है फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइड। और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई डोमेस्टिक में डिमांड नहीं था, डोमेस्टिक में डिमांड तो काफी अच्छा ही है। हम जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज होती है उनको देखते हैं कि वहां से कितना अच्छा ग्रोथ ड्राइवर्स है। तो अच्छे ही नंबर्स है, इन लाइन विद गाइडेंस है इनका। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो जैसे जैसे अभी बाकी कंपनीज के नंबर आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि कैसे कौन सा प्लेयर कहाँ पे स्टैंड करता है। सो इट वॉज अ गुड रिजल्ट। होप आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।